बर्बादी, टैक्स पेयर की पैसे लूटपाट और कोई फायदा नहीं, नुकसान। मैं तो सबसे पहले डिफेंस में कौन कौन आते हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इन पे टोटल बजट का 13.4% आउटले है बी बजट एस्टिमेट्स में 2025-26 के। और जो पुलिस फोर्स है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, तो ये 13 लाख की तो आबादी है। नफरी एज की संख्या जनरल से लगाए के सिपाही तक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की 13 लैक्स। 1 लाख एयरफोर्स, 14 लाख और तकरीबन 60 लाख नेवी। तो इस तरह से तो बस 14.5 लाख दो ये फोर्सेस होगा डिफेंस के। अब पुलिस, जो सेंट्रल पुलिस है, जो बॉर्डर रोड्स की, बॉर्डर की चौकीदारी करनी है, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, 10 लाख फौजी वो हैं, वो उसकी तनख्वाह खा रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं। तो स्मगलर होते हैं, उसको इधर से उधर करने में पैसे ले, उनके बिना चिड़िया नहीं जा सकती। तो 2.8% ये हो गया। तो यानी कि टोटल जो बजट एस्टिमेट है, मैं रिवाइज एस्टिमेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवाइज एस्टिमेट तो आएंगे दिसंबर 2026 में। जो प्रोजेक्टेड है बजट एस्टिमेट बीई, आरई नहीं, बी, वो 16.2% ये चला गया डिफेंस, बॉर्डर कर लिया। अब इसमें बॉर्डर रोड्स बन रही है, उसका खर्चा नहीं जोड़ा। जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, बॉर्डर रोड भी सिविल बजट को चार्ज कर रहे हैं, बॉर्डर रोड्स को भी सिविल बजट को चार्ज कर रहे हैं, कश्मीर JNK राइफल्सों को सिविल बजट में चार्ज कर रहे हैं, असम राइफलों को भी सिविल बजट में चार्ज कर रहे हैं, जबकि वो आर्म फोर्सेस है, वो डंडा लेकर नहीं घूम रहे हैं। तो अगर जो आप इसको सबको मिला के देखेंगे तो किसी भी हालत में ये बजट जो है 16.2% नहीं, ये 35% के आसपास होगा। 35% ऑफ द टोटल बजट एस्टिमेट फॉर 2025 और 26। 100 में से तो 35 तो ये खा गए। और क्या काम किया? नॉन प्रोडक्टिव। इससे इंडिया की इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं हो रही, इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं हो रही, जीडीपी नहीं बढ़ रही है। 35% खर्चे से ना तो जीडीपी बढ़ रही है और बॉर्डर की भी रक्षा नहीं हो रही। अरे भाई, बॉर्डर की जरूरत क्या है? हजारों साल से वो राम कौन सा बॉर्डर था, वो कृष्ण के जमाने में कौन सा बॉर्डर था? ये बॉर्डर तो 100 साल पहले भी नहीं थे। मैं बंबई से लंदन गया हवाई जहाज से, मुझे तो कहीं कोई बॉर्डर दिखाई नहीं दिया। हाँ, वो जो मेरी सीट के, जो आगे वाली सीट के पीछे मैप बना हुआ था, तो जो फ्लाइट जा रही थी, जहाँ लोग कंट्री के नाम आते थे, बॉर्डर तो कहीं दिखाई दिया मुझे, नो वेयर। तो कौन सा बॉर्डर जिसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं? बॉर्डर तो फिक्स है ही नहीं। और जिस कंट्री का कोई बॉर्डर फिक्स नहीं होता, वो कंट्री नहीं होता है। फॉर ए नेशन बॉर्डर मस्ट बी फिक्स्ड, फॉर वो नहीं है। तो फिर ये बॉर्डर जो जान की जंजाल बन गया, वो क्या करो इस बॉर्डर का? खाओगे इस बॉर्डर को? ये जो 24-25 लाख आदमी लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये तो अनएम्प्लॉयमेंट योजना चल रही है, रोजगार योजना, नौकरी देनी है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ये बताइए, 71 की वार में 3,000 आदमी मरे, 3,500। उससे पहले 65 की लड़ाई में ऐसी 3,000 मरे थे, 62 की लड़ाई में 3,000 मरे। अरे भाई, सेकेंड वर्ल्ड वार में USSR के 2.5 करोड़ आदमी, 2.5 करोड़, 3,000 आदमी कौन पूछता है? इससे ज्यादा आदमी रोजाना एक्सीडेंट में मर जाते हैं, खुदकशी कर लेते हैं हिंदुस्तान में।
तो ये तो अगर जो बॉर्डर खत्म कर दिया आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप इंटरनेशनल बॉर्डर में, मैं कई दफ़े गया हूँ, जो पहली दफ़े में ये क्या नाम है मुझे रिटायरमेंट में 2005 के बाद, तो मैं ये 8 सीमेंट प्लांटों के इंस्पेक्शन के लिए गया था वैल्यूएशन के लिए गवर्नमेंट इंडिया से। मैं टेंडर डाला था, मुझे मिल गया काम। तो मुझे उन्होंने इंडियन एयरलाइंस होती थी उस जमाने में, तो पहली दफ़ा गया मैं, तो वहाँ से और श्रीनगर से जम्मू आया तो मुझे कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दिया जम्मू श्रीनगर का। मैं खुजराहो से आगरा आया, वहाँ का बॉर्डर नहीं दिखाई दिया मुझे। कहाँ है बॉर्डर? किसी ना शहर का बॉर्डर चेक किया। फिर क्या हुआ, एक दफ़ा जो था, मैं एक दफ़ा तो मैं गया था वो सीमेंट प्लांट देखने पे, उसका आंध्र प्रदेश, उसमें कर्नाटका में था। फिर अगली दफ़ा तो मैं हैदराबाद गया था। उससे एक नेक्स्ट टाइम तो नागपुर चला गया। मैं क्या वो थोड़ा ज़्यादा लंबा रास्ता है, तो मैं नागपुर हवाई अड्डे पर उतरा, कहीं मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बॉर्डर नहीं दिखाई दिया। कोई फेंसिंग नहीं हो, कोई दीवार नहीं बनी हुई, कोई ट्रेंच नहीं बना रखी है इंटर स्टेट बॉर्डर पे। तो मैं नागपुर उतरा फ्लाइट से, और 4 घंटे तो मेरी फ्लाइट लेट हो गई। दिल्ली से चली नहीं, धुंध हो रही थी। मैं तो टाइम पे पहुंच गया, तो खैर पहुंच गया, चला नागपुर से। तो मैं जहाँ था आदिलाबाद, तो यानी पूरा विदर्भ का इलाका महाराष्ट्र का वो क्रॉस किया, नागौर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर दिया। उसके बाद विदर्भ क्रॉस करके आंध्र प्रदेश आ गया। वहाँ पे एक छोटा सा नाला था, उसकी मेरा ड्रेनेज कैपेसिटी हार्डली 500 क्यूसेक मान लीजिए। एक छोटी सी पुलिया थी, कलवर्ट, पानी में 2 बूंद मूत नहीं था, 2 बूंद पानी नहीं था उस नाले में। तो एक तरफ तो उधर महाराष्ट्र मराठी में लिखा हुआ था बॉर्डर, दूसरी तरफ तेलुगु में लिखा हुआ था। ये बॉर्डर है, और छोटा नाला बन गया, बॉर्डर कहाँ से हो गया? वैसे कुत्ता निकल के एक तरफ दूसरी चला जाएगा, उधर से उधर आ जाएगा। तो मुझे ना तो किसी स्टेट का बॉर्डर दिखाई दिया, दिल्ली बम्बई से लंदन तक चला गया, कोई बॉर्डर दिखाई दिया। फिर मैं लंदन से पेरिस आ गया। वो जो ट्रेन थी यूरो रेल, उस समुद्र के नीचे से निकल के आ गई, सी के नीचे से टनल बनी हुई है, और पेरिस आ गया। तो मुझे तो ना तो वो इंग्लिश चैनल दिखाई दी, और नीचे टनल में आ रही, ऊपर का पानी तो ऊपर है, वो नहीं दिखाई दिया। और ट्रेन की जर्नी तो बहुत बढ़िया थी। जब पेरिस पहुंचा तो फ्रांस का बॉर्डर नहीं दिखाई दिया मुझे। वो जब मैं उसमें टनल में चल रहा उस टाइम आया होगा, तो मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो भाई बॉर्डर की जरूरत क्या है? वेयर इज द नेसेसिटी? इनको बॉर्डर को खत्म कर दो, और पहले थे भी नहीं। ये मेरे परबाबा लाला भवानी प्रसाद जी, ये मेरठ से चले। इनके एक आबदार था, इनका एक्चुअली वो बॉडीगार्ड ही था, तो उसको लेके चले। उसके साथ उसने छुट्टी मांगी, जी मुझे तो हज जाना है। वो पठान था, पख्तूनिस्तान का, जो पाकिस्तान में, पता नहीं अफगानिस्तान का, वो एक ही जैसे आदमी, सबके 2 टांग वाले आदमी हो। तो वो जो थे वहाँ पे, और चले मेरठ से, वो क्वेटा होते हुए, पेशावर होते हुए, वहाँ से क्वेटा से होते सीधे ईरान में चले गए। वहाँ से ईरान से सऊदी अरबिया चले गए, वहाँ मक्का में पहुँच गए। अब मक्का में पहुँच गए तो उन्होंने पूछा, भाई आप कौन? कभी आपकी मजहब क्या होगा? भाई मैं तो सनातन धर्मी हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते, ये तो हज जो है सब मुसलमानों के लिए अलाउड है। तो अच्छा भी मैं बाहर सो जाता हूँ मस्जिद से, मुझे क्या तकलीफ है, नहीं जाने तो जाओ। तो मैं जो ये बता रहा था, ये इनका 1869 में जन्म हुआ था, 1869, 18, और इनकी डेथ हो गई थी इसमें जुलाई 39 में, यानी कि जब अफगानिस्तान 1928 में आज़ाद हुआ था, उसके 10 साल बाद इनकी डेथ हो गई। तो कोई बॉर्डर नहीं था, उधर रेलगाड़ी भी नहीं थी, हवाई जहाज भी नहीं, पैदा ही नहीं हुआ था, इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। पैदल चले गए मेरठ से, दिल्ली से 70 किलोमीटर है ना, क्योंकि 60 किलोमीटर हमारा घर तो कदीमी जो है
चले गए पैदल, टुटते टुटते कई महीने लगे होंगे, और फिर ऐसी पैदल आ गए मक्का से वापस। तो कौन सा बॉर्डर था भाई? यानी आप देखिए, जो पासपोर्ट सिस्टम चालू हुआ है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914, ये तो उससे पहले वापिस आ गए। इनका तो देहांत हो चुका था। तो 1974 में पासपोर्ट सिस्टम चालू हुआ, उससे पहले कोई बॉर्डर नहीं था, कहीं जाओ आओ मैं, ये तभी तो चलेगा बिना पासपोर्ट के। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें 1944 में वीजा सिस्टम चालू हुआ। 1944 में वीजा सिस्टम चालू हुआ। क्या ये उससे पहले खुदा को प्यार हो गए, भगवान को प्यार मर गए थे? तो ना इनमें पासपोर्ट, ना कभी वीजा, ना किसी फूटी कौड़ी थी। अरे कौन सा बॉर्डर, किसका बॉर्डर है? पागल हो रहे हैं? पैसा बर्बाद कर रहे हो, गरीब टैक्स पेयर का खून चूस रहे हैं जनता का। ये क्या बाजी बनती है? तो बॉर्डर खत्म कर दो। तो ये डिफेंस का, पुलिस का खर्चा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में, सेंट्रल पुलिस फोर्स, रिजर्व फोर्स, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये सब मिला के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हथियार खरीद ले। अभी किसको मारोगे? कितने आदमी तुमने मारे? 140 करोड़ की आबादी हो गई। इन्होंने, फौजियों ने या पुलिस वालों ने कितने करोड़ आदमी मारे हैं, कितने करोड़ आदमी मरने से बचाए हैं, कितने आदमी को वो हो गया था, क्या बोलते हैं ये, अरे मुझे तो हुआ नहीं, कैंसर, टीबी भी नहीं हुई। वो कितने आदमी को उन्होंने बचाया। सबकी हत्या की है, एक की नहीं की। मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं मुफ्त की, को रोटी भी मुफ्त मिलती है, वर्दी भी मुफ्त मिलती है, रहने के लिए मकान भी मुफ्त, बिजली पानी मकान। और भाई ये इससे तो अच्छा वो जेल में रख दो, वहां भी तो मुफ्त मिलती है ना। और काम धाम कुछ है नहीं, रोज शिकायतें आती है। वो जो इनका वो बना हुआ है ट्रिब्यूनल, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, कितनी औरतें शिकायतें करती हैं इनकी अपने हस्बैंड की, क्योंकि दूसरी औरत की तरफ देख रहा था वो, मेरी तरफ ना देख के। रोज झगड़े होते हैं मियाँ बीबी के, वो बॉर्डर पे भेज देते हैं, बीबी के पास सोने नहीं देते उसको, 10 महीने 11 महीने बॉर्डर पर पड़े रहो, बर्फ चल पड़ रही है। वो क्या जरूरत है भैया, अपने घर में रहो आराम से। तो ये बर्बादी हो रही है पैसे की, ये बॉर्डर खत्म कर दो। सारी दुनिया का, अब देखिए यूरोपियन यूनियन है, 30 कंट्रीज हैं, 44 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां को बॉर्डर ही नहीं है। मैं लंदन से पेरिस आ गया आराम से, कोई बॉर्डर किसी ने मुझे पूछा ही नहीं। पासपोर्ट तो वीजा तो था मेरे पास लगा हुआ, तो उसकी क्या जरूरत था भाई। फिर पेरिस से मैं बंगलौर आ गया फ्लाइट में, 10 घंटे चलता रहा, हवाई जहाज में बैठा हुआ। क्या तो उसमें मुझे कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दिया किसी कंट्री का। मैं हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में घूमूंगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बॉर्डर नहीं दिखाई देता। हवाई जहाज में चला, मैं चलता था हवाई जहाज से ही हूँ, और टैक्सी से गया, वहां पे भी नहीं दिखाई दिया मुझे। मैं नागपुर से आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश, अब तो शायद पता नहीं कर्नाटक में आ गया, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट था वहाँ। आदिलाबाद से मैं ये आ गया कर्नाटका में। बॉर्डर के बाद सड़कें टूटी भी हैं, मेरा पेट हिल गया। और कोई प्रेग्नेंट औरत होती है, उसका तो अबॉर्शन हो जाता। वो महाराष्ट्र में था, सुबह चला, शाम को पहुंचा वहाँ, वो मोमबत्ती मुझे रजिस्टर दिखाने लगा। कहा, मैं कहा मोमबत्ती मैं नहीं पढ़ सकता, बिजली का इंतजाम करो। तो कहते अगले दिन सुबह बिजली तो है नहीं यहाँ, क्योंकि डिफेक्ट था प्लांट। वहाँ से चला, वो तेलुगु के गाने लगा दिए उसने टैक्सी में। वहाँ पहुँचा और उसमें कर्नाटका में, तो वहाँ भी शाम हो गई। वो भी मैं मोमबत्ती में मैं नहीं पढ़ सकता। क्या वो लगा जी, मैं दही आलू का पराठा खा के सो गया। और अगले दिन सुबह वहाँ से देखे मैंने डॉक्यूमेंट, फिर इंस्पेक्शन किया सीमेंट प्लांट का, तो मुझे तो कहीं कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दिया। सारे आदमी दो थे, 2 टांग वाले थे, 2 कान वाले, 2 आँख वाले, मुझे तो कहीं 3 टांग वाला आदमी नहीं दिखाई दिया। तो मुझे कैसे पता चले किसका क्या मजहब है, क्या मजहब नहीं है। सारे कोई 4 टांगों वाली, मुझे गाय भैंस गधा तो मैं देख लेता, आदमी तो सारे 2 टांग वाले हैं। तो कैसे पता चले?
कौन तेलुगु है, कौन मराठी है, मराठा है, वो पता नहीं चलता। जमीन भी एक जैसी है। तो ना तो पेरिस से बंगलौर आते मुझे दिखाई दी, क्या उसमें पता नहीं 4-5 घंटे की फ्लाइट तो रात हो, अंधेरे में कहाँ दिखाई देता है, तो वो नहीं दिखाई दिया। ऐसे जब वहाँ से चला मुंबई से लंदन के लिए, वो कई घंटे तो उसमें अंधेरे में चल रही थी फ्लाइट, दिखाई नहीं दी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रात में कहाँ दिखाई देता, आपको दिखाई देता दोस्त? अगर आपको दिखाई देता प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। कहीं आपने बॉर्डर देखा हो? मैं तो देखा नहीं। आपने देखा है कहीं बॉर्डर लंदन और बम्बई के बीच में किसी कंट्री का? बहुत सारे कंट्री पड़े, कोई बॉर्डर नहीं है। तो भाई क्यों पागल बना रहे हो भाई मुझे? ये क्या बजट, किस बात का बजट? वो डिफेंस के उस पर खर्चा कर रहे हो। वो तो जो ये हथियार खरीदेंगे उसमें जो रिश्वत लेंगे उसके लिए कर रहे हैं। लड़ाई तो होती नहीं। अरे नहीं होती, चीन से नहीं होती तुम्हारी लड़ाई, तो आपस में लड़ो। महार रेजिमेंट है वो राजपूत रेजिमेंट से मिले, सिख रेजिमेंट है वो पंजाब रेजिमेंट से मिले, पंजाब रेजिमेंट कुमायूं रेजिमेंट से मिले, कुमायूं रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट से लड़े है। वो तमिलनाडु मद्रास सेपर्स है। मैं सिक्किम गया था तो जगह मद्रास, वो जो है ना माइंस लगाते हैं वहाँ, वो जो बेचारे उनकी याक होती हैं, वो याक तो पढ़ी लिखी है नहीं, स्कूल जाती नहीं है, वो पाँव में लग जाता है, वो जख्म हो जाता है, मर भी जाती है बहुत सी याक। याक वो बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल है सिक्किम में, तिब्बत में भी है वो। तो भाई इसको बॉर्डर को ख़त्म कर दो तो सारे झगड़े, आधे तो दुनिया के झगड़े इसी से निपट जाएंगे। ना कोई फौज की जरूरत है। काहे का बॉर्डर, किसका बॉर्डर, काहे के लिए क्षेत्र में बॉर्डर? तुम्हारे बाबा आदम ने बनाया था क्या बॉर्डर? ये हिंदुस्तान और चीन का बॉर्डर फिक्स ही नहीं हुआ और नहीं होगा, होगा भी नहीं। अब ये बांग्लादेश से झगड़ा मोड़ ले लिया, उस शेख हसीना को बुला लिया अपने गर्लफ्रेंड को, वो पाकिस्तान से झगड़ा करता फिर रहा है। और मोदी को क्या है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, अरे हो गया, मुसलमान के भी 2 टांगे हैं, हिंदू के भी 2 टांग है। वो क्या झगड़ा है 2 टांग वालों में? 2 कान है सबके, 1 नाक है, किस बात का झगड़ा? बेवकूफ़ी की बातें हो रही है क्या? मुझे तो ये बात पसंद में नहीं आई। ये बॉर्डर खत्म कर दो तो आधा तो बजट का खर्चा बच जाएगा। अब मैं आता हूँ, इन्होंने इसमें MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत से हैं उनके, तो इसमें जोड़े ही नहीं इसमें। अभी छिपा रखा है उसका खर्चा, तो सिविलियन बजट को चार्ज करते हैं। असम राइफल सिविल बजट को, JNK राइफल सिविल बजट को। अरे भैया ये वर्दी पेटी वाले हैं, इनका सिविल बजट में कैसे चार्ज कर दिया तुमने? जो पुलिस फोर्स है, सेंट्रल पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी सिविल बजट में कर दिया। क्या बेवकूफ़ी है, हिसाब किताब कर। इनको तो फाल्सिफिकेशन अकाउंट 407A में 7 साल को जेल की सजा कर दो बजट बनाने वाले को। ये झूठे बजट है, मक्कारी है। अब आप देखिए रूरल डेवलपमेंट में, भाई गांव के तो विकास की जरूरत है ना। वो किसानों ने कौन सा जुल्म किया है? तो इन्होंने 1.9% बजट का रूरल डेवलपमेंट, 1.38% एग्रीकल्चर में, 0.19 रूरल रोड्स में। फिर इसमें कुछ ये बना दीजिए, ये ग्रामीण विकास सड़क योजना है, रूरल हाउसिंग भी है जो लेस है, हाउस लेस है। तो यानी सब मिला के कोई 3.5%, 100 में 3.5% रूरल उसमें खर्च हुआ। कुछ इसमें मनरेगा भी स्कीम है जो बेरोजगार उनको मजदूरी के देने के लिए। तो यानी सब मिलाकर 4%, 4%, 4, 1, 2, 3, 4 बड़े। अब एजुकेशन, ये तो चाहते ही नहीं कोई पढ़े, ये तो चाहते हैं सब पढ़े लिखे गधे बने रहे। ना कोई इंजीनियरिंग करे, ना कोई मेडिकल डॉक्टर पढ़े, ना कोई वकील पढ़े, ना कोई एजुकेशन में 2.5%, 2.5, 2.5, 2.5%।
अब यार इसमें कौन पढ़ ले, 2.5% में क्या होगा एजुकेशन का? अब कहेंगे नहीं एजुकेशन तो स्टेट सब्जेक्ट है, वो खर्चा करेंगे। उन्होंने लाडली बहना में तो खर्चा कर दिया, बहनों को दे दिया, पैसा बांट लिया वोट लेने के लिए। तो अगर जो स्टेट का सब्जेक्ट है, तुमने क्यों 2.5% रखा? तुमको टांगा ला रहे हो। जो सेंट्रल स्कूल खुले हुए हैं और जो ये आर्मी का, इनके डिफेंस फोर्सेस के अपने स्कूल होते हैं, पुलिस वालों के स्कूल होते हैं अपने, उसका खर्चा पता नहीं उसमें शामिल किया नहीं किया। तो 2.5%, अरे 2.5% कौन पढ़ लेगा? तभी तो गांव गांव में वो टूटे फूटे स्कूल पड़े हुए हैं, कितने बच्चे हर साल मर जाते हैं दबके। माँ बाप बच्चों को भेजते हैं स्कूल, वहाँ टूटे फूटे। और उसमें मिड डे स्कील में पता नहीं इसमें लगाया नहीं लगाया, जो उसके दिन के टाइम में बच्चों को खाना देते हैं, वो कुछ छिपा दिया इन्होंने। वो 2.5% में शामिल है क्या हो? पता नहीं। अरे खुलासा करो ठीक से ढंग से, क्यों आप बेवकूफ समझ रहे हो पब्लिक को? अब ये मैंने आपको बता दिया कि रूरल डेवलपमेंट 1.9 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी पे 1.38 करोड़। और जो आवास है, वो जो मकान वगैरह देते हैं, उसमें 0.54 करोड़, 50 लाख। शर्म नहीं आती इनको, बिन शर्मों को। वो 50 लाख में तुम कैसे मकान में ले ले? और यहाँ पे 2/3 तो आबादी गाँव में रहती है, उसको तो 50 लाख में सबको मकान बना के दे दो। रूरल रोड्स वाजपेयी के जमाने में हुई थी, ग्रामीण सड़क योजना, उसमें 0.19 लाख करोड़, ये 0.19 लाख करोड़। तो टोटल ये मतलब वो लगाया 6 लाख करोड़ का खर्चा है रूरल डेवलपमेंट में। डिफेंस में 20%, 22-23%, और गांवों में जिनके बच्चे जाकर फौज में बच्चों को 6%। मार दिया पापड़ वाला गिरा, काम से डूब गया। अरे उसको नदी में नहीं, अपने घर के बाथटब में उसकी मुड्डी घुरा के उसको डुबो के मार दो। अब ये किसान सम्मान बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। 63,000 करोड़, उसमें किसानों का इज्जत बढ़ा दिया आपने। अरे इतने की तो पगड़ी नहीं आती, इतनों में आप सारे किसानों को पगड़ी बांधने लगो। जो किसान औरतें हैं कि मर्द तो चला करते नहीं, घर पे जो मवेशी पालते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, किसानों की 30% इनकम एनिमल हस्बेंड्री से है। खेत में वो फसल उगा के नहीं है। ये आप मेरी किताब पढ़ेंगे, जो है ये मेरी किंडल की ई बुक है, फ्रेजाइल नेशन सोसाइटी, नहीं फ्रेजाइल नेशन एंड सोसाइटी, यस। ये किंडल ई बुक है, आप किसी भी अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे पढ़ सकते हैं। तो इसमें हाउसिंग फॉर द पुअर है, और भी मैंने वो मेन में मैंने एक ये रूरल इकोनॉमी है उसको डिस्कस किया था। तो गांव में खेती की इनकम से आदमी पेट नहीं पाल सकता, मोटी सी बात है नटशल में। तो गाय भैंस पालनी पड़ती हैं, भेड़ बकरी पाल, वो उसका काम करती हैं औरतें। मर्द तो जो है उसको दूध में ड्रमों में भरा, उनके 20-20 लीटर के ड्रम होते हैं। साइकिल पे दो साइड में 2 ड्रम आगे 2 पीछे, 4 ड्रम लेके बेचारा जाता है 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के, और वहाँ दूध सप्लाई करके, और बाद वापसी में एक बोतल भी ले आता ठहरने की। थक जाता है ना, बड़ा मुश्किल काम है। आप जो है 80 लीटर जो दूध आके साइकिल में ढोके लेके जाओ, बड़ा मुश्किल। तो फिर पीने तो पड़ेगी ना बोतल। तो अब आप ये देखिए, तो ये क्या कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। जी ये नहीं कि उसकी जो औरत जो भैंस पाल रही है, गाय पाल रही है, दूध निकाल रही है, उसको चारा काट के खिला रही है, उसको धुला रही है, उसको भी तो कुछ दे दो। किसान समाज में मर्दों को तो दे दिया 6,000। तो ये कुछ मजेदार बजट नहीं आया। तो मैंने जो था, ये मेरी एक और किताब थी, ये मेरी एक और किंडल ई बुक है, स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस,
भाई सिटी भी स्मार्ट कर दो, विलेज भी स्मार्ट कर दो, दोनों ही कर दो। हम क्यों किसी को ज़्यादा दें, सिटी वालों को या विलेज वालों को? दोनों ही अपने भाई है ना, दोनों ही देशभक्त है। हमारे प्यारे गांव वाले देश वाले, तो इसको स्मार्ट सिटी बना दो। इस बजट में स्मार्ट सिटी का नाम ही नहीं दिया। वो फाइनेंस मिनिस्टर ने, सीता जी ने नाम ही नहीं लिया स्मार्ट सिटी का। जो 100 स्मार्ट सिटी थे वो कहाँ गए? बने कि नहीं बने, स्मार्ट हुए कि नहीं हुए, वो जिक्र नहीं किया। बजट एलोकेशन में कोई नहीं है। और एक और मेरी बात, इसमें विकसित भारत का भी जिक्र नहीं है। और भाई प्यारे दोस्तों, ना लिख के बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप जो मुसलमानों में या ईसाइयों को मुर्दा जो होता है, डेड बॉडी, वो कितने फुट नीचे दफनाते हैं? 3 फुट 4 फुट 5 फुट से ज़्यादा तो नहीं होगा। इन्होंने विकसित भारत को और स्मार्ट सिटी को दोनों को 10 फुट नीचे गाड़ दिया, जमीन में खड्डे खोद दिया था। जेसीबी मशीन से गाड़ दिया जमीन में कि कभी ये निकल के भूत बन के ना जाए हमारे पीछे अगले इलेक्शन के वोट के टाइम पे। तो उन्होंने विकसित भारत का भी और समाज 100 सिटी खत्म कर दिया। सत्यानाश। पता नहीं क्या हुआ, बजट में कोई बात ही नहीं हो, बजट एलोकेशन नहीं है, तो क्या किया जाए? तो मैं अगर जो ये कहता हूं कि तो फ्रॉड है, तो क्या गलत है? ये झूठ बोल रहा हूं? तो भाई मुझे तो लगता है कुछ मजा नहीं आया इस बजट में। अभी और देखते हैं, और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि तो बजट में मार्च में पास हुआ ना, तो देखते हैं तब तक क्या होता है। और इनकी हजामत बनाएंगे सीता जी की, इनके साथ रमन करेंगे। आप भी कीजिए। भाई ये मुझे बताएं कितने फुट नीचे दफन करते हैं मुर्दे को, तब ठीक पान होएगा। भाई कैलकुलेशन हिसाब किताब में तो गलती नहीं होनी चाहिए ना। तो पता चले विकसित भारत कितने फुट नीचे दफन किया है, वो स्मार्ट सिटी वो कितनी, इनको पता ही नहीं है स्मार्ट सिटी होता क्या। मुसीबत। मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मैंने पढ़ी थी 68-70 के बीच में, एग्जाम पास किया था सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद। और मैं तो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक्निकल ऑडिट का एक्सपर्ट आदमी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जानता हूँ, बहुत ऑडिट किए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। टेक्निकल ऑडिटर हूँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो भी प्रोजेक्ट आते हैं। अब क्या करें, मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। अब इनकी नाक कैसे पकड़ के इनको डुबकी दबाई जाए, वो जोड़ में जाके ना, वो पुराग में इनके कानों में प्लग लगा के और नाक पड़ के डुबकी दबाए, और इनको इनका सिर ऊपर ना निकल जाए, तो परेशान को सच बोल जाए। ये पुलिस वाले तो रोज ये करते हैं ना, उसको उल्टा करके कुएं में लटका दे रस्सी से और डुबकी लगा के, जब तक वो ऊपर खींचते, जब वो नहीं बोलता था फिर दोबारा। अब तो डगवेल तो खत्म ही हो, अब तो सबमर्सिबल पंप आ गए, सबसॉइल वाटर था नीचे चला गया। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बजट जो है, मुझे तो अब जो आ रही है रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 के, वो तो 9 महीने के हो ना, अभी तो बाकी 3 महीने बचे हुए हैं उसके, तो फाइनल तो आएंगे फिर मार्च में उसके फिगर्स 24-25 का बजट के। और ये तो भी है बजट एस्टिमेट्स, ये ना एस्टिमेट ही है ना, खर्चा तो हुआ ही नहीं अभी। अभी तो पार्लियामेंट पास करेगी तब अथॉरिटी मिलेगी उसको खर्चा करने की। तो अभी तो इन्होंने हवाई पुल बनाए हैं, आसमान में ख्वाब देख रहे हैं, ये फाख्ते उड़ा रहे हैं आसमान में, चिड़ियों के पंख गिन रहे हैं, कुछ नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।